पिछले 4 दिन से इस पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के पार्टी के संगठनात्मक दौरे पर हूँ और इस दौरान सबसे पहले 1965 और 1971 में दुश्मन के गोले जिस परिसर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ऐसी मां तनोट राय के दर्शन से शुरुआत की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना की, क्योंकि एक अनायास घटनाक्रम हुआ। उस घटनाक्रम में सुरक्षा की चूक के कारण दुनिया के सबसे बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के बारे में पूरे देश को चिंता हुई। ऐसा लगता है कि कोई प्रायोजित किस्म का षड्यंत्र था, लेकिन लाखों लोगों की दुआएं थी कि ऐसा यशस्वी नेतृत्व, स्वाभिमानी नेतृत्व लंबे समय तक काम करे। तो पूरे देश भर में पार्टी की तरफ से आह्वान था, शिव मंदिरों में महामृत्युंजय का जाप और देव स्थानों पर प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना सबने की। संयोग था, मैं उस समय उसी क्षेत्र में था, तो माता रानी से आशीर्वाद लेके प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। जैसलमेर में पार्टी के जिले के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ संवाद, पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती राज से लेकर और जिला प्रमुख तक, उन तमाम लोगों से संवाद, समाज के विभिन्न वर्ग, उन तबकों से संवाद और जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक स्थान हैं, उन स्थानों पर संतों का आशीर्वाद। लगातार इसी क्रम में बाड़मेर के भी जिले के प्रमुख लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज के विभिन्न वर्गों से और मैं संवाद करते हुए आज खेमा बाबा के दर्शन करूंगा बायतू में और नाकोड़ा में, नाकोड़ा तीर्थ में दर्शन करके और उसके बाद फिर मैं आगे के कार्यक्रम करूंगा। इन दोनों ही जिलों में किसी समय ये माना जाता था कि इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में पार्टी के संगठन का आधार विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। अभी हम लोगों ने पार्टी के कार्यक्रमों में ये निश्चित किया कि पार्टी केवल चुनावी राजनीतिक इतिहास से नहीं, राजनीतिक परिणामों से नहीं, पार्टी को एक सामाजिक रूप भी दे और पार्टी निरंतरता के साथ काम करे। और इसलिए जो हमारे बहुआयामी काम है, संगठन की रचना ठीक हो, रचनात्मक काम हम लोग करें, लोकहित के मुद्दों पर मुखर होकर काम करें। और इसलिए पार्टी के नीचे के स्तर को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के लिए इसमें खास तौर पर बूथ स्तर तक पार्टी की कार्यकारिणियां सक्रिय रूप से काम करें। और संगठन जब नीचे तक होता है, उसका एक लाभ होता है जो खासतौर पर कोरोना के कालखंड में सेवा के कामों के जरिए हमने उसको देखा और समझा। इसी तरीके से पार्टी के जो 7 मोर्चे हैं, उनकी बड़ी भूमिका है और इन 7 ही मोर्चों को ठीक तरीके से हम लोग मुखर करें, ऐसी मेरी कोशिश है। तो पार्टी का संगठन निचले स्तर पर भी और ज़्यादा मुखर होकर काम करे। मुझे खुशी है कि दोनों ही जिलों में पिछले 4 दिनों से जो अनुभव आया कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि सरकार विपरीत विचार की है और सरकार तानाशाही और प्रतिशोध की राजनीति करती है, उस लिहाज से भी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से काम कर रहा है। पार्टी के जो लगातार निरंतर गतिविधियां, लेकिन पिछले 2 सालों में पार्टी का आधार भी बढ़ा है, क्योंकि सदस्य संख्या के लिहाज से भी पिछली बार जो सदस्यता हुई 69 लाख की सदस्यता थी और उसके साथ ही पार्टी में अलग अलग सामाजिक वर्ग के नए लोग भी जुड़े। पिछले दिनों जो कुछ प्रमुख गतिविधियां हुई, उसमें 4 और 5 दिसंबर को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए थे। प्रदेश की कार्यसमिति एक सफल तरीके से हुई। उसके बाद जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन जो पहली बार हमने बुलाया, जिसमें स्थानीय निकाय से लेकर पंचायती राज तक के तमाम लोगों ने शिरकत की। 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे जनप्रतिनिधि उसमें शरीक हुए थे। एक अच्छा सकारात्मक संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं में गया
एक प्रयोग किया कि पार्टी के जो मोर्चे हैं उनकी एक संयुक्त कार्यशाला प्रदेश की करें। वो भरतपुर में संपन्न हुई, अच्छा उसका प्रभाव हुआ। एक नवाचार हम लोगों ने किया देश में पहली बार कि पार्टी के सभी मंडलों पर 1100 मंडल हैं, उन 1100 मंडलों पर एक साथ पार्टी के कार्य समिति हो। तो जैसे राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, प्रदेश कार्य समिति और जिला कार्य समिति, उसी तर्ज पर प्रदेश में एक साथ 1100 मंडलों में कार्य समिति होना, ये अब तक के इतिहास में, संगठनात्मक इतिहास में एक अभिनव नवाचार था। और धीरे धीरे कोशिश है कि हम लोग इससे भी आगे आने वाले समय में अप्रैल तक का लक्ष्य है कि हम पार्टी के पन्ने तक हम लोग, मतदाताओं के पन्ने तक हम लोग पहुँचे। उसकी सारी कवायद पार्टी कर ही रही है। एक महत्वाकांक्षी अभियान है आजीवन सहयोग निधि। ये जिज्ञासा सबके रहती है कि इतनी बड़ी पार्टी चलती कैसे, लेकिन जनसंघ से लेकर बीजेपी तक भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के अंशदान से उनकी यथायोग्य जितनी उनकी श्रद्धा होती है उसके अनुरूप वो अंशदान करते हैं। छोटा कार्यकर्ता 100 रुपये से लेके, समर्थक शुभचिंतक से लेके जितनी उनकी श्रद्धा होती है। तो एक ये अभियान भी 11 फरवरी तक चलेगा, जो 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पे शुरू हुआ है और 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो पार्टी के जनसंघ के संस्थापक महामंत्री थे, अंत्योदय के प्रणेता थे, उनके पुण्यतिथि तक ये अभियान चलेगा। और इसके लिए बहुत नीचे के स्तर के कार्यकर्ता भी सामान्य अंशदान दे के भी पार्टी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। मित्रों, मैं जब जाता हूँ, खासतौर पर एक सवाल अक्सर सामने से आता है कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को 3 बरस हो गए और इन 3 वर्षों में सरकार कहीं जश्न मना रही थी, लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। मैं जब सरकार के पिछले 3 वर्ष के कालखंड की जब कोई प्रश्न होता है, उसका जब शुरुआत होती है, तो मैं पिछले अरसे से लगभग 1992 से 30 वर्षों से राजनीति में हूँ। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक और निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। सरकार इनकी पहले भी आई थी, लेकिन इस समय सरकार जिस तरीके से काम करती है, प्रतिशोध की, विद्वेष की, और राजस्थान इस समय जिस हालात से गुजर रहा है बहुत चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका कारण है कि इस सरकार का, या अशोक जी के पिछले 2 वर्ष, 2 टेन्योर की बात करें, एक तो उनके साथ बहुमत कभी नहीं आता है। पहले भी 90 से ऊपर सीटें थी, इस बार भी 99 आई। बीएसपी के 6 लोगों को अवैधानिक तरीके से मर्ज किया, जिसकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरीके से निर्दलियों का समर्थन जुटाया। आज प्रशासनिक हलकों में ये चर्चा अक्सर होती है कि बीएसपी की निर्दलियों की बार्गेनिंग के कारण प्रदेश के हालात खराब हुए। खुद कांग्रेस का जो अंतर्कलह था, राजभवन में उस 17 दिसंबर को 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो मंत्रिमंडल के गठन पर झगड़ा हुआ। उसके बाद सचिवालय के कमरों पर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इस कदर पहुंचा कि कांग्रेस पार्टी को, उसकी सरकार को 42 दिन बाड़े में बंद होना पड़ा। कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ और कहीं कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमारा अंदरूनी झगड़ा है। अंदरूनी झगड़े का असर राजस्थान की गवर्नेंस पर पड़ा। कोरोना के कुप्रबंधन किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये एक भीषण महामारी थी। उस महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सेवाई संगठन के मार्फत करोड़ों लोगों तक भोजन और राशन और उपचार की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन सरकार बाड़े में बंद थी। पहली बार ऐसी भीषण महामारी में बेड की दलाली, ये आपकी कलम से सुर्खियों में छपती थी। रेमडेसिविर का नकली इंजेक्शन बनना, ये पहली बार राजस्थान में हुआ। मास्क की चोरी राजस्थान में ऐसी भीषण महामारी में हुई। कुल मिलाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मार्केटिंग के लिहाज से अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि राजस्थान मॉडल स्टेट बना। लेकिन राजस्थान के जो चिकित्सा को लेकर आज जो हालात बने हैं,
इतनी भीषण महामारी के बाद जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से डेवलप होना चाहिए था, उस हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन नीति आयोग ने अभी जो एक रिपोर्ट 4th एडिशन की जारी की है, उस 4th एडिशन की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान 17वें पायदान पर है। यानी हेल्थ का जो रूरल और नीचे तक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, उसमें राजस्थान की सरकार ने कोताही की। राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो स्थापित मुद्दे हैं, जिसका अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं, चर्चा भी होती है, सबसे पहला जो वादा खिलाफी की, और जो मैं समझता हूँ मैंने जो वीडियो देखे, इन्हीं के बड़े राजनेता राहुल गांधी जी ने जालोर की, अलवर की, जयपुर की कई सभाओं में एक बात पर ज़्यादा फोकस किया था कि कांग्रेस पार्टी यदि राजस्थान में सत्ता में आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। जन घोषणा पत्र में भी इसी कर्जे माफी का जिक्र किया। लेकिन केवल सहकारी बैंकों के, जो पहले से सरकार करती आई थी, पूर्ववर्ती सरकार, उसी सहकारी बैंकों के कुछ हजार करोड़ रुपए माफ किए। नतीजा ये हुआ कि कई जगह कर्ज माफी के इस दंश के कारण किसानों ने आत्महत्याएं की, कई जगह किसानों की जमीन कुर्क हुई। इसके खूब सारे एविडेंस हैं। मतलब ये यदि पूरी फिगर आउट करेंगे तो हजारों किसान ऐसे होंगे कि जिनकी जमीनें नीलाम हो गई। वायदा था पूरी कर्ज माफी का, और अभी भी लीपापोती की कोशिश जरूर चल रही है, क्योंकि इस मामले को हमने सदन में, सदन के बाहर बराबर उठाया है। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से और वन टाइम सेटलमेंट की बात करी है, कितना सिरे चढ़ेगी, लेकिन वो आंकड़ा भी केवल 3 लाख किसानों का है जिनके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है। पर राजस्थान के 60 लाख किसान हैं जिन पर 1,20,000 करोड़ का कर्जा है। तो भुलावे में रखा, भ्रम में रखा, वादा खिलाफी की। दूसरा, राजस्थान के बेरोजगारों को कहा कि हम यदि सत्ता में आए तो हम राजस्थान में बेरोजगारी दूर करेंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक मोटा अनुमान है, अभी मैं देख रहा था 3 साल का, जगह जगह यहाँ भी साइन बोर्ड लगे हैं मुख्यमंत्री जी के कि हमने 1 लाख लोगों को नौकरियां दी। 1 लाख लोगों को नौकरियां दी, 30 लाख बेरोजगार हैं, और उन 30 लाख में से बेरोजगारी भत्ता दिया महज 1.5 लाख को, और नौकरियां चंद हजारों को दी। और देके भी जिस तरीके से पेपर लीक हुए, उससे राजस्थान के बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात हुआ। आप सब जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ठीक से जांच हो जाए तो कांग्रेस के ही लोगों के बेटे पोते मिलेंगे जिनकी भर्तियां हुई। पेपर लीक होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि अवसाद में आके बेरोजगारों ने आत्महत्याएं भी की। राजस्थान में इस समय जो CMI है, एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था, वो ये स्थापित करती है कि राजस्थान में 27.1% सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में है। रीट के पर्चे लीक हुए, सब इंस्पेक्टर के हुए, JN के हुए, और आप देख रहे हो कि एक लंबी फहरिस्त है बेरोजगारों की जो लगातार आंदोलन कर रही है। और आंदोलन करते करते प्रियंका गांधी से न्याय मांगने PCC के दफ्तर लखनऊ पहुंच गए। ये वानगी है राजस्थान के सरकार की बेरोजगारों के साथ छलावे की। और अभी भी जिस तरीके से एक मांग थी, रीट के अभ्यर्थियों ने पदों में बढ़ोतरी की मांग की, CBI जांच की मांग की, सरकार निरपेक्ष होती, इतने गंभीर मसले पर तुरंत उस पर संज्ञान लेती और CBI जांच के लिए उसको प्रस्तुत करती। संविदा कर्मियों का तो बाकायदा जन घोषणा पत्र में उल्लेख है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। अभी 3 साल में समितियों के गठन की प्रक्रिया चल रही है, समितियों की रिपोर्ट नहीं आई। कुल मिलाकर बड़ा छलावा था। तीसरा एक पक्ष है राजस्थान की कानून व्यवस्था का। राजस्थान में जो हालात बने कानून व्यवस्था के, वो बहुत ही चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान को शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता था, और राजस्थान में लोग रिहाइश के लिए आते थे, रोजगार के लिए आते थे, पर्यटन के लिए आते थे।
लेकिन राजस्थान की वानगी ये है, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी इस बात को तायद करता है कि 6,33,000 मुकदमे पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए। इतने बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज होना पहली बार, ये बड़ी गंभीर है, और उसमें भी एक लंबी फहरिस्त है मुकदमों की। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इसमें महिलाओं के प्रति अपराधों के 47% मुकदमे फर्जी हैं, यानी किस एजेंसी ने जांच की, कब की, कैसे की, केवल राजनीतिक बयान। चौथा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, और जन घोषणा पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया था कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो मैं क्या करूं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं क्या करूं। शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में जब शिक्षकों से पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि क्या आपको तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जब वो इसको रिपीट करते हैं तो सामने से जवाब आती है कि हाँ, हमें तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पब्लिक डोमेन में कही हुई इस बात के लिए तो एसीबी को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। अभी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में संज्ञान लिया है। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें अनेकों स्टिंग ऑपरेशंस हुए। एसीबी के जो मसले थे उसमें तो जो शिक्षा विभाग की थी, इसी तरीके से एसीबी की जो कुछ योजनाएं थी। कुसुम योजना में अजमेर के डिस्कॉम में 46 करोड़ का काम 117 करोड़ में हुआ। इन्होंने 273 मामले ऐसे थे जो पद के दुरुपयोग के, जिसमें केवल 15 में जांच की इन्होंने की है। 218 में इन्होंने इसी को जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बताया और इसको भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के लिए इन्होंने कहा। भ्रष्टाचार में 36 विभागों में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग टॉप पर है। ये आप लोगों की लेखनी और कलम से लिखा गया। तो कुल मिलाकर राजस्थान की स्थिति बदहाल है। ऐसी सरकार जो राजस्थान के लोगों को न कानून व्यवस्था ठीक से दे सके, न किसानों का कर्जा माफ कर सके, न बेरोजगारों के साथ न्याय करे, और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ऐसी करप्ट सरकार, जिसके मुझे कोई दिन ऐसा नजर नहीं आता जब अखबार रंगे पड़े नहीं होते हों। किसी भी कोने में चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक इस तरीके के मसले अनेक बार चर्चित होते हैं। मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा वो हास्यास्पद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो मैं क्या करूं। इसका मतलब ये सरकार लाचार है, नकारा है, लापरवाह है, और राजस्थान के लोगों को पिछले 3 वर्षों में न्याय नहीं दे पाई, और इसलिए इस सरकार को 3 वर्ष के जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। धन्यवाद।